बात है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम हरिया था, जो बड़ा ही सीधा, नेक पर बहुत ही गरीब था। हरिया का एक हाथ नहीं था, जिस वजह से वो कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। दूसरे का नाम मोहन था, जो कान का कच्चा और बेवकूफ था। वो बस दूसरों की कही सुनी पर भरोसा कर लेता था और कभी खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था। तीसरे का नाम छग्गू था, जो बड़ा ही तेज और लालची था। वो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था और बस छल कपट से पैसे कमा रहा था। एक बार की बात है, तीनों दोस्त साथ वाले गांव में किसी शादी में गए थे। शादी से आते आते काफी रात हो गई थी, तो तीनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते घर चले। जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है, मैंने बहुत सुना है वहाँ चुड़ैल रहती हैं। तुम बहुत जल्दी कही सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हो, ये ठीक नहीं है। भूत वूत कुछ नहीं होता, और हुआ भी तो मैं देख लूंगा उसे अकेले। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। चलो अब चलते हैं, हम सब साथ हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। बस फिर तीनों दोस्त साथ साथ निकल पड़ते हैं। जंगल काफी घना होता है और अंधेरे की वजह से काफी डरावना भी लग रहा होता है। मोहन की तो डर के मारे हालत खराब हो रखी होती है, पर हरिया और छग्गू आराम से अपना चलते जा रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद गर्मी की वजह से हरिया को बड़ी तेज प्यास लगने लगती है, पर आसपास कोई नदी या तालाब नहीं होता। लगता है आज तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। अरे कोई नहीं, घर जाकर पानी पी लेना। मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में से पानी नहीं पीना चाहिए। तू और तेरी सुनी सुनाई बातें। तीनों बातें करते हुए चल ही रहे होते हैं कि अचानक हरिया की नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे रखे 3 मटकों पर जाती है। हरिया मटकों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसमें पानी जरूर होगा। हरिया मटकों की तरफ बढ़ने ही लगता है कि छग्गू उससे पूछ लेता है, अरे भाई, तुम उधर कहाँ चले जा रहे हो? हमें सामने जाना है, सामने। अरे वो देखो, उधर पानी के मटके हैं, बस मैं पानी देखने जा रहा था। छग्गू जैसे ही उन मटकों की तरफ देखता है, उसकी तो आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, कितना सुंदर सुनहरा मटका, ये तो बड़ा ही सुंदर है, इसे तो मैं घर ले चलता हूँ। छग्गू जल्दी से जाकर वो सुनहरा मटका उठा लेता है, पर हरिया सबसे सादा मटका उठाता है, क्योंकि पानी बस उसी में होता है। उसे मटके का कोई लालच नहीं होता। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। ये आवाज कहाँ से आई? अच्छा, फिर तो मैं ये सुनहरा मटका ही लूंगा। ये सबसे सुंदर है तो ये सबसे खास भी होगा। तो फिर मुझे तांबे का मटका दे दो। ये मिट्टी का मटका टूटा फूटा सा है, मैंने सुना है टूटा हुआ बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं यही मिट्टी का मटका ही रख लेता हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी थी। घर में बस एक ही मटका था तो सारा पानी दिन में खत्म हो जाता था। चलो चलो अब घर चलते हैं, देखो तो सही इन मटकों में क्या खास है। बस फिर तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। छग्गू की पत्नी छग्गू के हाथ में सुनहरा मटका देखकर बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर मटका, ये कहाँ से लाए? छग्गू फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बड़ी ही खुश हो जाती है। उसके बाद मोहन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी भी पत्नी उसके हाथ में पीतल का मटका देख बड़ी हैरान होती है। अरे ये मटका क्यों लाए? पहले ही घर में बहुत मटके हैं। अरे ये तो मुझे फ्री में मिल गया, इसलिए मैं ले आया। फ्री में? सच्ची? फिर तो ये तुमने बिल्कुल सही किया। उसके बाद हरिया भी अपने घर पहुंचता है। हरिया की पत्नी भी हरिया से उस मटके के बारे में पूछने लगती है। हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हरिया की पत्नी भी हरिया की तरह बड़ी सीधी और सच्ची होती है। हमारे घर में तो पर कुछ भी नहीं है, सबसे कीमती चीज हम कहाँ से लाएं? देखो कुछ तो होगा। हरिया की पत्नी घर में सबसे कीमती चीज ढूंढती है तो उसे घर में 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो उसने हरिया के लिए बचा रखी होती है। जी बस यही है घर में, और ये मैंने आपके लिए रखी थी। अरे मुझे इतनी भूख नहीं है, मैं तो शाम को ही शादी से खाकर निकला था। एक काम करो, तुम इसी को मटके में रख दो। हरिया की पत्नी मटके में वो रोटी रख देती है। उधर छग्गू अपना सारा सोना निकालकर मटके में डाल देता है और मोहन कुछ पैसे अपने मटके में डालता है। तीनों दोस्त अपने अपने मटके से बड़े ही खुश थे। उस रात तो सब दोस्त आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सब उठकर सबसे पहले अपना अपना मटका देखते हैं। हरिया की बीवी जब मटका देखती है तो उसमें ढेर सारी रोटी होती है। ये देख वो बड़ी हैरान होती है। अजी जल्दी आओ, ये देखो, इसमें मैंने रात को 2 रोटी रखी थी, उसकी जगह कितनी सारी रोटियां बन गई। उस पेड़ से आवाज आई तो थी कि ये मटके खास है, इसका इस्तेमाल ठीक से करना। मतलब ये मटका जादुई है, इसमें हम जो भी डालेंगे वो और ज्यादा हो जाएगा। हाँ शायद, अगर ऐसा हुआ तो सोचो हम इससे कितना कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हाँ,
और मैं इसमें एक मछली डालूंगा तो इसमें ढेर सारी मछली बन जाएंगी और फिर मैं उनको इतने सस्ते दाम में बेचूंगा कि सब मुझसे ही मछली खरीदेंगे। हरिया और उसकी पत्नी उस मटके को पाकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद छग्गू अपना मटका देखता है तो सारा सोना लोहे में बदल चुका होता है। छग्गू ये देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा सोना, मेरी सारी कमाई सब चली गई। ये कैसा मनहूस मटका है, बाहर से इतना सुंदर सोने का और अंदर से इतना बेकार। मैं आज ही इसे वहाँ वापस फेंक कर आऊंगा। छग्गू बहुत रोता है। अब बस मोहन बचा होता है। मोहन भी सबकी तरह अपने मटके को खोलकर देखता है तो उसमें एक मरी हुई मुर्गी निकलती है। अरे, ये मुर्गी तो मर गई और यहाँ तो कोई अंडा भी नहीं निकला। मुर्गी? पर मैंने तो इसमें पैसे रखे थे। अरे, वो मैंने सुना था कि एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो मैंने सोचा कि क्या पता मैं इसमें अपनी मुर्गी रख दूं और उसके साथ हमें सोने का अंडा मिल जाए, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। हे भगवान, कैसे पागल बेवकूफ आदमी से मेरी शादी हुई है। खुद के अंदर जरा भी दिमाग नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना होता है। देखो आज क्या हो गया, पूरी रात ये मुर्गी इसमें बंद रही, वो तो बेचारी दम घुटने से मर गई। कभी तो खुद का भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। छग्गू के लालच और मोहन की बेवकूफी की वजह से उनको कुछ नहीं मिलता, पर हरिया की समझ और अच्छी नीयत की वजह से उसको उसका अच्छा फल मिलता है। हरिया को जो रोज एक हाथ की वजह से मछली पकड़ने में इतनी दिक्कत हुआ करती थी और वो कोई काम करने लायक नहीं था, अब अपनी समझ बूझ से अपनी मछली की दुकान चला रहा होता है। वो रोज एक मछली उस मटके में रख देता जो सुबह तक ढेर सारी हो जाती थी। फिर अगले दिन वो सारी मछली बाजार में ले जाकर बेच देता है। धीरे धीरे हरिया का काम चलने लगता है। वो दोनों पति पत्नी अपनी समझदारी से उस मटके का इस्तेमाल करके अच्छा कमाने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। उनका अपना अच्छा घर और सब कुछ होता है। अब ये सब देख छग्गू को शक होने लगता है। उसी रात छग्गू चुपके से जाकर हरिया के घर में झांकता है। वो देखता है कि हरिया उस मिट्टी के मटके में एक मछली रख रहा है। छग्गू फिर सुबह आकर देखता है कि हरिया उसी मटके से ढेर सारी मछलियां निकाल रहा है। अब छग्गू को सब समझ आ जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से उस मटके को चुरा लेता है और उसकी जगह वैसा ही मटका लेकर रख देता है। अब अगले दिन जब हरिया सुबह उस मटके से मछली निकालता है तो उसमें एक ही मछली होती है। अरे, आज इस मटके को क्या हो गया, इसमें तो एक ही मछली है, रोज तो ढेर सारी हो जाती है। इधर हरिया यही सोच रहा होता है कि उधर छग्गू फिर से लालच में आकर अपने सारे पैसे उस मटके में भर देता है। फिर जब वो मटका खोलता है तो सारे पैसे कागज में बदल चुके होते हैं। हे राम, ये क्या हो गया, मैंने तो इसमें पैसे डाले थे, ये कागज कैसे बन गए? हाय, मैं गरीब हो गया, मेरे सारे पैसे कागज बन गए। अब हरिया ये बात गांव में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वो मटका चुराया हुआ होता है। वो डर की वजह से उस मटके को वापस हरिया को ले जाकर दे देता है और उसे सारी बात बता देता है। तुमने शायद लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम बस मेरे पैसे मुझे वापस दिला दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं सड़क पर आ गया। अब तुम उसी पेड़ के पास जाकर माफी मांगो तो शायद तुम्हारा खोया हुआ पैसा तुम्हें वापस मिल जाए। छग्गू हरिया की बात मानकर उस पेड़ के पास जाता है और माफी मांगता है। वो पेड़ उसे उसका खोया हुआ सब दे देता है। छग्गू उसके बाद कभी लालच नहीं करता। अरे क्या तोड़ दिया, पता नहीं इन्हें कब समझ आएगी। मुसीबत को उठा लाए हैं, जब देखो कुछ न कुछ तोड़ देती हैं। क्या तोड़ा है दिखाओ। बहू, वो ये कप हाथ से फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। कप तोड़ दिया, मेरा 500 रुपए का कप। आपको पता है पिछले हफ्ते ही मैं ये नया कप सेट खरीद कर लाई थी। अब कौन भरेगा इसके पैसे बताओ। क्या हुआ सुमन, सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? शोर न करूँ तो और क्या करूँ। मैं पिछले हफ्ते नया कप सेट खरीद कर लाई थी, वो भी इतना महंगा, उसमें से एक कप तोड़ दिया। तुम अपनी माँ ने एक मुसीबत गांव से उठा लाए हो। सुमन, तुम वहाँ से किस तरह बात कर रही हो? क्या हुआ अगर एक कप टूट भी गया तो? कौन सा तूफान आ गया? तुम जानती तो हो माँ की नजर कमजोर है, उन्हें ज्यादा दिखाई नहीं देता। तो तुम्हारी माँ अंधी है तो मैं क्या करूँ? मेरे तो पैसे लग गए ना, हटो आगे से, मुझे कमरे में जाना है। माँ, तुम सुमन की बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है, ये बात मैं जानता हूँ, पर मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो वो अपने मम्मी पापा के घर जाकर बैठ जाएगी, बात और बढ़ जाए, मैं ये नहीं चाहता। सरोज को अपने बेटा बहू के पास गांव से आए कुछ ही दिन हुए थे। सुबोध के पिता के देहांत के बाद सरोज ने ही गांव में मजदूरी का काम करके सुबोध को पाल पोस कर बड़ा किया और शहर पढ़ने भेजा। सुबोध एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आज उसके पास जो कुछ भी है उसकी माँ की मेहनत के कारण है। सुमन एक अमीर खानदान की लड़की है।
इस कारण उसे पैसे का बहुत अभिमान है और यहाँ भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ महीनों पहले सुबोध जब अपनी माँ सरोज को गांव से लेकर आया, तभी से सुमन गुस्से में रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सरोज गांव से शहर आए। सुमन अपनी सास सरोज से बहुत नफरत करती है और कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है ताकि सरोज वापस गांव चली जाए। स्वीटी रोशनी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। सुमन, ये तुम्हारी काम वाली देखने में बहुत बुरी है। ये तुम्हारे घर का काम कैसे करती होंगी? मैं तो इतनी बुरी काम वाली कभी ना रखूं। धीरे बोल, ये मेरी काम वाली नहीं, मेरी सास है। कुछ महीने पहले ही गांव से आई है। अब इस उम्र में तो वैसे किसी काम की है नहीं। और तुम्हें क्या बताओ, मेरी काम वाली छुट्टी पर गई हुई है, तो मैंने इनको यही कहा कि फालतू की बैठकर रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर ले। वैसे बहुत परेशान करती हैं, काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ देती हैं। बहू, अब ये आलू प्याज के पकौड़े और चाय। माँ जी, मैंने आपको पनीर के पकौड़े बनाने के लिए बोला था। मुझे तो लगता है आपने पनीर अपने लिए छुपा लिया और आलू प्याज के पकौड़े बनाकर ले आई। आप मेरी फ्रेंड्स के सामने दिखाना क्या चाहती हैं? तुम लोग को पता है, इन्होंने जानबूझकर पनीर के पकौड़े नहीं बनाए। ये अब चुपचाप कच्चा पनीर खाकर मजे लेंगी। जब देखो अपनी सेहत बनाती रहती हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, शायद तुम भूल रही हो, सुबह तुमने ही तो नाश्ते में पनीर की सब्जी बनवाई थी, इसीलिए मैंने वो सब्जी तुम्हें दी और थोड़ी सी सुबोध को पैक करके लंच में दी। पनीर उसमें लग गया था। सुमन जानती थी कि वो सहेलियों के सामने शर्मिंदा हो चुकी है, इसलिए वो जानबूझकर बात को फिर पलट देती है। ओह, मतलब अब आप हमारे खाने पर भी नजर रखती हो? जब आपको पता था कि सुबह पनीर सब्जी में इस्तेमाल हो गया है, तो आप मुझे दोबारा नहीं कह सकती थी? मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। अब हमें कोई पैसों की कमी थोड़ी है जो हम सूंघ सूंघ कर चीजें खाएं। हम आपकी तरह नहीं है। फ्रेंड्स, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ऑनलाइन कुछ बढ़िया ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। अरे यार सुमन, तूने भी क्या चाय बनवा ली? आज इतने दिनों बाद सारे फ्रेंड्स मिले, चल ना कुछ और पीते। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? माँ जी, ये चाय ले जाकर फेंक दीजिए, मेरी फ्रेंड्स अभी बियर और ड्रिंक्स लेंगी। अब बहू, तुम शराब पियोगी? अच्छे घर की बहुओं को ये शोभा नहीं देता। आप अपनी ये गंवार बातें बंद करो और चुपचाप ये चाय ले जाकर फेंक दो। मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक मत बनाओ, और जब तक मेरी फ्रेंड्स यहाँ ड्रिंक्स ले रही हैं, आप कमरे में आना भी मत। सुमन और उसकी सारी सहेलियां शराब पीती हैं। सुमन की सारी सहेलियां खा पी कर घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुबोध घर आता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है सुमन? तुमने कितनी ड्रिंक करी है? तुम्हें पता भी है तुम्हारी सेहत के लिए ड्रिंक कितनी हानिकारक है? क्या सुबोध, तुम भी ना पुराने जमाने की बातें करते हो। अरे, हम लोग अमीर सोसाइटी के हैं, हमारे लिए ये सब शौक आम बात है। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तुम अपनी माँ को कहकर खाना खा लेना। ओके, गुड नाइट। सुबोध कमरे से बाहर आ जाता है। सरोज सुबोध के लिए खाना लगाती है। उस बीच सरोज सुबोध से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती थी कि सुबोध पहले ही बहुत परेशान है। अगले दिन सुबोध जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा सुमन अपनी सहेली स्वीटी से फोन पर बात कर रही थी। ठीक है, मैं भी आज से ज्वाइन कर लेती हूँ। वैसे जिम शाम को ठीक रहेगा, 5 से 6 चलते। तुम मुझे जिम के बाहर ही मिलना। ओके, बाय। सुमन, तुम जिम ज्वाइन कर रही हो? हाँ सुबोध, देखो ना मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ। स्वीटी और रोशनी ने भी जिम ज्वाइन किया है तो मैंने सोचा कि मैं भी जिम जाऊँ। मेरा वेट इतना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जिम करना, क्योंकि तुम्हें अभी उसकी आदत नहीं है। और अपने खान पान का भी ध्यान रखना। जिम करते हुए बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। सुमन जिम के लिए तैयार हो जाती है। सुमन की एक बुरी आदत थी कि वो देखा देखी बहुत करती थी। सुमन की सहेलियां स्वीटी और रोशनी पहले भी जिम कर चुकी थी, इसलिए उन्हें एक्सरसाइज के बारे में पता था और वो आसानी से वजन उठा लेती थी। पर सुमन तो पहली बार जिम आई थी। उसके ट्रेनर ने उसे साफ मना किया था कि अभी वो ज्यादा वजन ना उठाए और हल्की एक्सरसाइज करे ताकि उसे प्रैक्टिस हो जाए। पर सुमन कहाँ मानने वाली थी। उसने जब देखा कि स्वीटी और रोशनी तो भारी भारी वजन उठाकर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो वो भी उनकी देखा देखी करने लगी। सुमन, अभी ट्रेनर ने मना किया है, तुम अभी इतना वजन मत उठाओ, तुम्हारी चोट लग जाएगी। हमें तो आदत है यार इतना वजन उठाने की। हाँ सुमन, रोशनी ठीक कह रही है, अगर तुम्हारी कमर में चोट आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम जानती नहीं हो, मैं आराम से वजन उठा लेती हूँ। ये देखो कितना भारी वजन मैंने अभी भी उठा लिया। अभी देखना ट्रेनर भी हैरान रह जाएगा। आह! अचानक सुमन का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। सुमन को कमर में बहुत चोट आती है। सुमन से बैठा भी नहीं जा रहा था। सुबोध को फोन करके जिम बुलाया जाता है। सुबोध गाड़ी में सुमन को लेकर जाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और ठीक होने में कम से कम
15 दिन लगेंगे। तब तक सुमन जी आपने प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। थैंक यू डॉक्टर। चलो सुमन, आराम से हम घर चलते हैं। सुमन घर आ जाती है। सुमन को इस हालत में देखकर सरोज घबरा जाती है। माँ, ये सुमन की दवाइयाँ हैं और डॉक्टर ने सुमन को बिल्कुल बेड रेस्ट बोला है। चिंता मत करो बेटा, मैं बहू का पूरा ख्याल। सरोज सुमन की बहुत देखभाल करती थी। उसके सारे काम सरोज ने ही संभाले हुए थे। सुमन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। सरोज दिन रात सुमन के साथ ही रहती। अपनी सास के इस तरह के बर्ताव को देखकर सुमन बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। सुमन के मम्मी पापा भी मिलने आते हैं और वो भी जब सरोज को अपनी बहू की देखभाल करते हुए देखते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ जी मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैंने उन्हें इतना अपमानित किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको पता है मम्मी, मेरी फ्रेंड्स स्वीटी और रोशनी एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। वो लोग सिर्फ नाम की दोस्त हैं और मैंने उनके सामने माँ जी की बहुत इंसल्ट की है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे माँ जी से माफी मांगू? सुमन, हमेशा याद रखो बिटिया, माफी मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता। तुम अपनी सास से घुल मिल कर रहोगी, अच्छे से बात करोगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सरोज सुमन की मम्मी के लिए चाय ले आती है। बहन जी, ये चाय। माँ जी, मैं मम्मी के सामने ही आज आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरे लिए जैसी मम्मी है वैसे ही आप हो। मुझे माफ कर देना माँ जी, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया। नहीं बहू, रोते नहीं हैं। मैंने तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुबोध भी सुमन के बदलते व्यवहार को देखकर खुश था। कुछ दिनों बाद सुमन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो उस दिन से अपनी सास के साथ घुल मिल कर रहने लगती है। एक चोर मेहुल से बचने के लिए भाग रहा था। मेहुल भी गाड़ी में उसी चोर का पीछा कर रहा था। भागते हुए चोर चालाकी से गाड़ी अपनी ऐसी जगह पार्किंग कर देता है जहां ऑलरेडी 2 ऐसी गाड़ी मौजूद होती है। थोड़ी देर के बाद मेहुल भी उसी पार्किंग वाली जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक जैसी 3 गाड़ी होती है। मेहुल तीनों गाड़ी को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों गाड़ी को देख के बता सकते हो इन तीनों में से वो चोर की गाड़ी कौन सी है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इस पहली का जवाब है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वाली गाड़ी अभी आई है, इसलिए उसके ऊपर कोई पत्ते मौजूद नहीं है, जबकि 1 और 3 पहले से मौजूद हैं, उसके ऊपर पत्ते भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।